Hello and welcome everybody to the session on major landform of Earth. Major landform of Earth is important from your school exam perspective as well as for our exam perspective. जनरल नॉलेज के सेक्शन में हमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. जैसा आप डायग्राम में दे रहे हैं, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अर्थ. इनफैक्ट अर्थ में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो रगेड होते हैं, रगेड मतलब ऊपर नीचे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं. कुछ होते हैं प्लेन होते हैं. इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग जो लैंडफॉर्म है, हम उन्हें समझेंगे, हम उनकी मीनिंग को समझेंगे, हम उनके फॉर्मेशन को समझेंगे. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. और अलग अलग ये लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं. तो ये लैंडफॉर्म बेसिकली दो प्रोसेस से, देयर आर मेड अप ऑफ टू प्रोसेसेस, a result of two processes. The ground you are standing on is slowly moving. हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, अब हमें तो वो स्टैटिक लगती है रुकी हुई, लेकिन एक्चुअली वो धीरे धीरे मूव हो रही है. विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. हमारे अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव हो रहे हैं. अब इवन तो उनका मूवमेंट जो है इतना स्लो हो रहा है कि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर उनका मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है. Now talking about the two process, दो अलग अलग जो प्रोसेस हैं जिनसे ये अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं. पहला है इंटरनल प्रोसेस. इस इंटरनल प्रोसेस से, दिस इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट. अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना, एंड सिंकिंग. सिंकिंग मतलब नीचे की तरफ आना ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल मतलब ये अर्थ के अंदर हो रहा है प्रोसेस. और इस प्रोसेस की वजह से जो अर्थ की जो सरफेस है, जो अंदर की जो प्लेट्स हैं, जो सरफेसेस हैं, इसकी वजह से हमारा जो अर्थ है ये अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, सिंकिंग मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है. और इसी अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है. यहां पर एक छोटा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं. हिल और माउंटेन का कंफ्यूजन रहता है कि हिल क्या है, माउंटेन क्या है. समझते हैं. A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Hill किसे बोलते हैं? ऐसे land surface को जो अपने surrounding area से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा. Generally, a steep hill with a elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. और ऐसा hill जिसकी height 600 मीटर से ऊपर हो जाए उसे हम mountain कहेंगे. Some of the mountains with greater than 8000 मीटर, कुछ ऐसे mountains जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है. एक बार देख लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे. So here we can see some prominent mountains जिनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली और क्लोज टू एन एवरेज ऑफ 8000 मीटर के आसपास, उससे थोड़ी नीचे. माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट इन अर्थ, नेपाल में प्रेजेंट है, 8848 मीटर हाइट है. कांचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, हाइट इज 8598. मकालू माउंटेन इन नेपाल, हाइट इज 8481. धौलागिरी माउंटेन इन नेपाल, हाइट इज 8172 मीटर्स. नंगा पर्वत इन इंडिया, हाइट इज 8126 मीटर्स. अन्नपूर्णा माउंटेन इन नेपाल, हाइट इज 8078 मीटर्स. नंदा देवी माउंटेन इन इंडिया, हाइट इज 7817 मीटर्स. कामेत अगेन उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत भी उत्तराखंड में है, हाइट इज 7756 मीटर्स. नामचा बरवा नॉर्थ ईस्ट रीजन, height is 7756 meters. Gurla Mandata in Nepal,
हाइट इज 7728 मीटर्स। इसमें आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंडिया के जितने भी हैं पूछे जा सकते हैं, उसका आपको ध्यान में रखना है। तो पहला प्रोसेस हमने देखा इंटरनल प्रोसेस, और इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, अर्थ के जो अलग अलग प्लेट्स हैं वो आपस में क्या हो रहा है, उनका कोलिजन हो रहा है। जैसे ये अलग, इधर से सपोज अज्यूम ये एक प्लेट है, I'll take a separate page for this, suppose this is a plate, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अब ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे, इनका कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो ये आपस में जब टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट इसका ऊपर जाएगा और थोड़ा सा ये पीस इसके ये नीचे जाएगा, है ना, थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा नीचे जाएगा। धीरे धीरे जब इनकी ये कोलिजन बढ़ती रहेगी तो ये और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा पार्ट ये है ना ऊपर चला गया और थोड़ा पार्ट लैंड के नीचे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ टक, जब इन दोनों में कोलिजन होगा तो थोड़ा पार्ट ऊपर जाएगा, थोड़ा पार्ट लैंड का नीचे जाएगा, और ये कोलिजन बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। आई विल सेंड यू अ वेरी गुड वीडियो ऑफ दिस। तो इस तरह के जो इंटरनल जो कोलिजन होंगे अर्थ के अंदर, उससे माउंटेन्स का, हिल्स का फॉर्मेशन होगा। पहला इंटरनल प्रोसेस। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल मतलब ये अर्थ के ऊपर हो रहा है, अर्थ के सरफेस पर हो रहा है। इट इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। वेयरिंग डाउन मतलब, रीबिल्डिंग मतलब समझते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा जब हवा चलती है तो उसके साथ धूल भी उड़ती है, सॉइल पार्टिकल्स भी उसके साथ उड़ते हैं, और सॉइल पार्टिकल्स उड़कर किसी और जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा, जब एक जगह से सॉइल पार्टिकल्स उड़ेंगे, वो विंड की वजह से उड़ सकते हैं। कई बार फ्लड्स जब आते हैं, या पानी जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होते हैं, डाउनपोर होता है, तो आपने देखा है कि डाउनपोर में मिट्टी भी उनके साथ बह के चली जाती है और जाकर किसी दूसरी जगह पर जमा हो जाती है। तो एक जगह से सॉइल जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करेगी बाय एयर और बाय वाटर और बाय आइस, उसे हम बोलेंगे इरोजन। इरोजन मतलब सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाएगी, किसी दूसरी जगह पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो एक प्लेस से जब वो निकल जाएगी तो उसे बोलेंगे सॉइल इरोजन हो गया है। और जहां पर इरोजन हो जाएगा वहां पर सॉइल जो है थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, क्योंकि वहां से तो सॉइल उड़ गई, वहां से चली गई, डिस्प्लेस हो गई, और कहीं और पर जाकर ये डिपॉजिट हो रही है तो ये से बोलेंगे डिपोजिशन। दूसरी जगह पर जहां पर ये जाकर डिपॉजिट हुई है उसे बोलेंगे डिपोजिशन। These two processes, ये दोनों ही प्रोसेसेस कैरीड आउट कौन कौन करता है? पानी। कैसे? फ्लड से, रेन से, डाउनपोर से। आइस भी इस प्रोसेस को कैरी करते हैं और विंड भी इस प्रोसेस को कैरी करते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन या सॉइल इरोजन? तो इसके एजेंट्स क्या क्या हैं? वाटर है, पानी ये काम करता है, आइस ये काम करता है और विंड ये काम करता है। नाउ जो अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं बेस्ड ऑन उनके एलिवेशन और उनके स्लोप, उनकी हाइट और उनकी जो डेप्थ है, इनके बेसिस पर हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में और प्लेन्स में। लेट अस नाउ गो अहेड एंड सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। लेट्स मूव ऑन टू द माउंटेन। टू अंडरस्टैंड, माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जब ऊपर की तरफ उठी हुई होगी तो उसे क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे। A mountain may have a small summit. Summit का मतलब जो उसका टॉप पार्ट होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। And a broad base, ये हुआ माउंटेन। बेस ब्रॉड होगा, समिट मतलब टॉप का पार्ट छोटा होगा, है ना। ये टॉप का पार्ट है, छोटा है, बेस इसका ब्रॉड है, दैट इज अ माउंटेन। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो अपने आसपास के एरिया से ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। आपने कई हिल स्टेशंस वगैरह विजिट किए होंगे, माउंटेन्स जब आप विजिट करेंगे देखेंगे आपने क्लाउड को एक्सपीरियंस किया होगा वहां पे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हैं हिल स्टेशन में, अगर आप माउंटेन्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लाइमेट जो है वो ठंडा होने लगता है। तो दैट्स अ बेसिक पॉइंट है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, आपको वहां पर थोड़ा ठंड का एहसास होगा। क्यों? वहां पर आपको क्लाउड्स दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी माउंटेन्स होते हैं इतने हाई हो जाते हैं कि क्लाउड्स आप वहां पर फील कर सकते हैं।
Now talking about in some mountains there are permanently frozen rivers of ice. कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिसमें टॉप के पार्ट पर जो रिवर्स हैं वो फ्रीज हो गई हैं क्योंकि टेम्परेचर कम है, और ऐसे फ्रोजन रिवर्स जो माउंटेन टॉप पर आते हैं इन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं. दिस इज द ग्लेशियर. सो ग्लेशियर्स विल बी फ्रोजन रिवर्स एट माउंटेन टॉप, परमानेंटली फ्रीज होके आइस बन चुके, उन्हें ग्लेशियर कहेंगे. देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, और समुद्र के अंदर भी कुछ माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम देख नहीं सकते. हैबिटेशन की बात करें, हैबिटेट की बात करें तो माउंटेन्स के क्लाइमेट क्या होते हैं, थोड़े हार्श क्लाइमेट होते हैं. पीपल लोग वहां पर थोड़े कम पाए जाते हैं, पॉपुलेशन वहां लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया. क्यों? स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, है ना. फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है अब, इसलिए क्योंकि वहां पर फार्मिंग ज्यादा नहीं हो सकती. स्लोप्स भी क्या है, गहरे हैं, आप गिरे तो गिर जाएंगे, इसीलिए जनरली माउंटेन्स में जो पॉपुलेशन होगी कम होगी. नेक्स्ट, माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन, एंड व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन हम इन्हें बोलते हैं रेंज, या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम बोल सकते हैं रेंज, या इन्हें चेन ऑफ माउंटेन्स भी हम बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन है. Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. एग्जाम्पल हमारा हिमालय ही है, पैरेलल रेंज है. देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, हमने देखा पहले, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होता है. द हिमालयाज माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, द एल्प्स माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस इज साउथ अमेरिका, एंड द डिफरेंट माउंटेन्स, इनकी अलग अलग हाइट है और अलग अलग शेप है. अब क्योंकि ये 3 टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एंडीज कहाँ लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में. एक्चुअली ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक इतना लंबा है और कंटिन्यूस है. एल्प्स कहाँ पर है, यूरोप के माउंटेन रेंजेस. हिमालय हमको पता है एशिया के. Now talking about the mountains, there are 3 types of mountains. The first is a fold mountain, second is the block mountain, and third volcanic mountain. The Himalayan mountains and the Alps, they are the young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. तो 2 एग्जाम्पल बताए इन्होंने फोल्ड माउंटेन के, हिमालय माउंटेन एंड एल्प्स माउंटेन. ये दोनों यंग फोल्ड माउंटेन है. यंग फोल्ड माउंटेन है मतलब क्योंकि ये अभी अभी बन रहे हैं, अभी अभी इनका फॉर्मेशन, अभी अभी मतलब रिसेंट फॉर्मेशन है इनका और अभी भी चल रहा है. शेप इनकी रग्ड रिलीफ मतलब ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊपर नीचे होती है, और हाई कोनिकल पीक्स. कोनिकल पीक्स मतलब इस तरह के पीक्स होंगे इनके, कोनिकल शेप के पीक्स होंगे, डिफिकल्ट टू क्लाइम हो जाते हैं. नेक्स्ट, द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. अरावली 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल हो गया इंडिया में अरावली, और यंग फोल्ड माउंटेन का हो गया इंडिया में मतलब कुछ पार्ट इसका इंडिया में, कुछ पार्ट नेपाल में, हिमालय. फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स. द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो इरोजन का प्रोसेस होता है ये माउंटेन के साथ भी होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार माउंटेन की हाइट क्या होती है, डिक्रीज भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स उसके ऊपर से उड़ जाते हैं. और अरावली के केस में ऐसा हो रहा है. द एपेलाचियंस in North America and the Ural mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are also old fold mountains. तो old fold mountain का एक और एग्जाम्पल आ गया, एपेलाचियन नॉर्थ अमेरिका का और यूरल माउंटेन रशिया का. ये थोड़े राउंडेड हैं शेप में, एलिवेशन भी इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. टेक्स्ट बुक में दिया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन इस पर नहीं आया है. Now after the fold mountain, let us understand what are block mountains. The block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो एक बड़ा पीस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा एक बहुत बड़ा पीस है वो नीचे की तरफ आ रहा है. सिमिलरली ये उसका नेबरिंग पीस है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर आप देखिए एक ब्लॉक्स टाइप का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है. तो ऐसे जो फॉर्मेशन होंगे जहां पर एक बहुत बड़ा लैंडमास ऊपर, उसका नेबरिंग नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह की जब माउंटेन स्ट्रक्चर बनेगी,
इसे बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक जैसे फॉर्मेशन हो रहा है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, जो ऊपर की तरफ ब्लॉक्स हैं उन्हें बोलेंगे हॉर्स्ट्स, और जो ब्लॉक्स नीचे आ गए हैं उन्हें बोलेंगे ग्रैबन। एग्जाम्पल, द Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are example of such mountain system. तो block mountain system के example Rhine Valley and Vosges mountain in Europe. Volcanic. And now after the block mountains, the third types are volcanic mountains. Volcanic mountains are formed due to the volcanic activities. Example, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan. These are the examples of volcanic mountains. Now let us understand the uses of mountain. बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए। The mountains are store house of water. मेजर जितने भी रिवर्स निकलती हैं सारी माउंटेन से निकलती हैं। Many rivers have their source in the glaciers in the mountain. Most of the rivers कहाँ से आ रही हैं? ग्लेशियर से आ रही हैं। Reservoirs, जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होते हैं, they are made and the water is harnessed for the use of people. तो ये पानी के रिजर्वायर होते हैं। ये यहाँ पर हमें लॉट ऑफ मेजर सारे रिवर आ रहे हैं तो पानी का मेजर सोर्स हो गया है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन, फार्मिंग में यूज होता है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी की मदद से बनाई जा सकती है, उसे बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी के फ्लो को यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो वी सी दैट माउंटेन्स आर वेरी वेरी यूजफुल। Now here in this diagram, on the left hand side you can see the mountain, and on the right hand side it's an internal structure. नीचे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का ये सेमी सॉलिड पार्ट जो है, दिस इज मैग्मा, and this magma is created due to the extreme high temperature and high pressure. Now because of the excessive pressure, this magma will come out, and the moment this magma will come out, it will be called lava. तो जब तक जमीन के अंदर है तब तक मैग्मा, जैसे ही बाहर आ गया लावा। बाहर आकर ये ऑन द माउथ ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन के माउथ पर आकर ये डिपॉजिट हो रहा है, और यही लावा जो है आगे चलकर जब ड्राई होगा, ठंडा हो जाएगा, ये रॉक फॉर्मेशन करेगा, और इसी से बनते हैं इग्नियस रॉक्स। आगे चलकर इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड फाइनली सेडिमेंट्री रॉक्स जमीन के अंदर जाकर बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जमीन के अंदर जाकर फिर से मैग्मा बन जाते हैं, और इसी तरह रॉक साइकिल चलती रहती है, बट इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। मूविंग फर्दर, द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये माउंटेन की बात हो रही है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अलग अलग तरह के वहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग वेजिटेशन मिलेंगे, अलग अलग एनिमल्स वहाँ पर मिलेंगे। द फॉरेस्ट, माउंटेन में जो फॉरेस्ट है, दे प्रोवाइड फ्यूल, लकड़ी मिलती है वहाँ से, फ्यूल का काम करेगी। फॉडर, जानवरों के खाने का खाना वहाँ पर मिलेगा, शेल्टर मिलेगा वहाँ पर, एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स, ये सारे हमें माउंटेन्स में मिलेंगे। माउंटेन्स ऑल्सो प्रोवाइड अ आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। कई आप टूरिस्ट विजिट भी करने जाते हैं, दे विजिट द माउंटेन फॉर द सीनिक ब्यूटी। Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, skiing, they are popular in the mountains. तो ये भी सारी एक्टिविटीज हम माउंटेन्स में कर सकते हैं। Now coming to the plateaus, the tableland. The plateau is a elevated flat land. Elevated मतलब थोड़ा तो ये उठा होगा और ऊपर जाकर ये फ्लैट हो जाएगा। Elevated flat land. A flat topped tableland standing above the surrounding area. मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊपर, लेकिन ऊपर जाकर बिल्कुल फ्लैट, इसे बोलेंगे प्लेट्यू। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स। स्टीप मतलब बहुत ही तेजी से गहरा हो रहा है, तो ये प्लेट्यू हो गया। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। प्लेट्यूज की हाइट कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर्स तक भी जा सकती है। Plateaus like mountains can be young or old.
द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, and the western plateau of Australia. These are the other examples of plateaus. Now in this diagram we can see a plateau which is flat at the top and its slope is very steep. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है the Tibetan plateau. It is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meter above the mean sea level. क्वेश्चन पूछा जा सकता है which is the highest plateau in the world. Answer is Tibetan plateau. Like mountains, plateaus are also very useful because they are rich in mineral deposits. कई तरह के minerals मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे minerals मिलते हैं, as a result many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. तो यहाँ पर हम mining करके जो important minerals हैं उनको निकालते हैं। Let us see some examples. African plateau फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड मिलेगा, डायमंड मिलेगा, माइनिंग की जाती है, निकाला जाता है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। झारखंड में लोकेटेड है ये। टिस्को जो कंपनी है वो इसके पास में लोकेट की गई है और इसीलिए जमशेदजी टाटा ने इसको अपना जो कंपनी है टिस्को वो यहाँ पर देखा था। उन्होंने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा कि यहाँ ये प्लेट्यू है, बहुत मिनरल्स मिलेंगे और इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपनी टाटा कंपनी को स्टार्ट किया था 1910 के बाद। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर आर सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट। अब प्लेट्यू एरिया हाइट बहुत ज्यादा है तो कई सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुवर्ण रेखा। इंडिया में अभी टेक्स्ट बुक में दिया, पूछा जा सकता है कि हुंड्रू फॉल्स कहां पर है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पर रिवर सुवर्ण रेखा में मिलते हैं, झारखंड में है ये। जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर द एग्जांपल ऑफ सच वाटरफॉल्स। और इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कुंचिकाल है, वो आगे हम पढ़ेंगे वाटरफॉल इन इंडिया में। नेक्स्ट, द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड दे आर वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं लावा प्लेट्यूज। ब्लैक सॉइल उनमें होती है, बहुत फर्टाइल होते हैं, कॉटन की बहुत अच्छी उसमें प्रोडक्शन होगी। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। कई लोग घूमने भी जाते हैं प्लेट्यूज, भाई अपना इतना अच्छा व्यू मिल रहा है तो बहुत सारे टूरिस्ट भी हमें वहां पर मिलते हैं। नाउ आफ्टर द माउंटेन्स लेट अस डिस्कस द थर्ड, द प्लेन्स। Plains are large stretches of flat land. Flat land होंगे ये। They are generally not more than 200 meters above the mean sea level. ये सी से 200 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं। Some plains are extremely level, others may be slightly rolling or undulating. कह रहा है कि कुछ plains ऐसे होंगे पूरे के पूरे level होंगे, flat होंगे, कुछ होंगे वो undulating मतलब ऊपर नीचे की तरफ हो सकते हैं। Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. जितने भी प्लेन है किससे फॉर्म होते हैं? रिवर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेन्स का फॉर्मेशन किससे होता है, तो मोस्टली रिवर से होता है और उनके ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब किसी भी रिवर की हेल्पिंग रिवर को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर, नेम इज ट्रिब्यूटरी। The rivers flow down the slopes of mountains and erode them. जब रिवर्स हमारे माउंटेन के साथ माउंटेन से फ्लो होकर आती हैं तो अपने साथ वो माउंटेन की मिट्टी भी लेकर आती हैं, सॉइल भी लेकर आती हैं, तो उन्हें इरोड कर देती है, उनका सॉइल वो बहा कर ले जाती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड, सिल्ट along their courses and in their valleys. It is from these deposits that the plains are formed. उनके फॉर्मेशन की बात चल रही है कि जब कोई रिवर माउंटेन से निकल के शुरू होती है तो अपने साथ साथ वो बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स भी लेकर आती है, ऊपर से वो नीचे की तरफ बहती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। और जब वो नीचे आ जाती है तो नीचे जो जितनी भी स्टोन पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, जो वो अपने साथ कैरी करके ला रही है, उसको वो नीचे डिपॉजिट कर देगी और करती हुई चली जाएगी और इन्हीं डिपॉजिट से बनते हैं प्लेन एरियाज।
in this picture you can see the plain land, very fertile, useful for farming. That is why in the plain areas the population will be very high. Generally plains are very fertile, farming के लिए बहुत अच्छा होता है. Construction of transport network is easy. रोड बनाना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रोड बनाना है, आसानी से बना सकते हैं. हिली एरियाज में डिफिकल्ट होती है. Thus these plains are very thickly populated region of the world. Thickly populated मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी. क्यों? बहुत अच्छी फार्मिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. सबसे बड़े जो plains होते हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में हमें मिलते हैं, जो रिवर ने बनाए हुए हैं, जो रिवर से फॉर्म हो रहे हैं. In Asia, these plains are formed by the river Ganga and Brahmaputra in India and Yangtze in China. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एशिया में सबसे बड़े जो प्लेन्स है उनका फॉर्मेशन कौन से दो रिवर से हो रहा है? गंगा से हो रहा है और ब्रह्मपुत्र से हो रहा है. चाइना में प्लेन फॉर्मेशन किससे हो रहा है? यांगजी, रिवर का नाम है, पूरा नाम है यांगजी क्यांग, उससे प्लेन लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है. Now moving on to the further part, plains are most useful area for human habitation. अभी प्लेन एरिया है, आप आराम से अपना घर बना सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बना सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे. There is a great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. वही बात कर रहे हैं कि आराम से घर बन सकता है, कल्टीवेशन हो सकता है, तो बहुत लोग यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन. इंडिया टू, द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री. इंडो-गैंगेटिक प्लेन कहाँ से जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस एरिया से जा रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको उत्तर प्रदेश, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया तो ज़्यादा लोग वहाँ पर मिलेंगे, घर बनाना आसान है, फार्मिंग आसान है, रोड बनाना आसान है. Now further they say humans have been living on different kind of landform in different ways. अब चाहे माउंटेन हो या प्लेन एरिया हो, हर जगह लोग तो रह रहे हैं. लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज. प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस. इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन इन माउंटेन. तो रिलेटिव एक कंपैरिजन करके बताया प्लेन एरिया और माउंटेन का, कि प्लेन में ज़्यादा लोग पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे चीज़ें करना आसान होता है. माउंटेन एरिया, हिली एरिया में कई चीज़ें डिफिकल्ट है, नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, कोई भी चीज़ लेकर आनी, तो जनरली पॉपुलेशन कम होगी. Natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and floods, they cause widespread destruction. ये बात कर रहे हैं कि कई सारे जो अलग अलग नेचुरल कैलामिटी होती है, जैसे अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से वोल्केनिक इरप्शन होता है, स्टॉर्म जो तूफान आते हैं, फ्लड्स जो बाढ़ आती है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस. अभी आपको पता ही है कि अगर कोई इस तरह का नेचुरल कैलामिटी होगा तो कई लोगों की जान भी जाती है, कई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, घर बह जाते हैं. बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क. अभी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम खुद भी जानें और लोगों के बारे में लोगों तक भी पहुँचाएँ, तो इन चीज़ों के जो रिस्क होते हैं, इन चीज़ों से जो नुकसान होता है, उसे कम किया जा सकता है. We use the land in a wasteful manner. For example, constructing house on a fertile land. अगर कोई बहुत एक फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल मतलब बहुत अच्छी फार्मिंग की लैंड है, और उस लैंड पे अगर आपने घर बना दिया तो ये उस लैंड का वेस्टेज हो गया, क्योंकि जहाँ पर आप अच्छा फार्मिंग कर सकते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, आपने घर बना दिया वहाँ पे, तो ये एक लैंड का एक तरह का वेस्ट हो गया. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी. अभी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, हम कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं, ज़मीन पे फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, उसे गंदा कर देते हैं. वी शुड अवॉइड डूइंग सच एक्टिविटीज बिकॉज ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, और जिसको हम अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से खराब कर रहे हैं. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generation also. अभी अगर हमने उसको गलत तरीके से यूज़ किया, हमने उसको पोल्यूट किया, गंदा किया, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी. बस टॉकिंग अबाउट द गार्बेज, जो ज़मीन पे फेंक देते हैं हम, पानी में फेंक देते हैं हम. देखिए क्या किया है यहाँ पर इन्होंने, पानी में कचरा फेंक दिया. डस्ट कितना एक अच्छा वैली टाइप का है, एक जो कैनल है दिख रहा है, या शायद एक कोई स्मॉल स्ट्रीम है, वो वहाँ पर लोगों ने इसको गंदगी कर दी. किसी काम का ये नहीं है. सो वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटी टू प्रिजर्व द नेचर. दैट विल बी ऑल
in this session.